खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे और रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी सुबह 11:10 पर रुड़की के बीईजी हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 11:30 बजे जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर करीबन 1:20 पर उनका देहरादून के लिए प्रस्थान निर्धारित है। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने रूट सुरक्षा और यातायात की तैयारियां पूरी कर अधिकारियों की तैनाती बढ़ा दी है। रुड़की जिला अध्यक्ष विधायक प्रदीप बत्रा और भाजपा कार्यकर्ता हेलीपैड पर सीएम धामी का भव्य स्वागत करेंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। वर्ष 2012 से 2016 तक SC/ST छात्रों के लिए जारी होने वाले करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का कई शिक्षण संस्थानों द्वारा बंदरबांट किए जाने का आरोप है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के मालिकों से 10 दिनों के भीतर जवाब और संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। इससे पहले सिडकुल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घोटाले में ईडी ने कई शिक्षण संस्थानों की संपत्तियां भी अटैच कर दी है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई संस्थानों की जांच जारी है। ये घोटाला 2017 में सार्वजनिक हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2011-12 से 2016-17 के बीच विभिन्न संस्थानों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति की रकम अपने खाते में ट्रांसफर की। आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गुरुवार को राजभवन में नेशनल हाइड्रोग्राफिक कार्यालय पहुंचे, जहां पर देहरादून के संयुक्त मुख्य हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल पीयूष पॉसी ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्यपाल और रियर एडमिरल पॉसी के बीच हाइड्रोग्राफी से जुड़ी गतिविधियों, समुद्री सर्वेक्षण तकनीक, राष्ट्र सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन में हाइड्रोग्राफिक अध्ययनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा हुई है। राज्यपाल ने भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्य देश की सामरिक क्षमता और आपदा तैयारी को मजबूत करता है। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई है। वहीं प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी अपने परिवार सहित श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने विधिवत हवन यज्ञ एवं पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल से प्रदेश वासियों के सुख, शांति और साथ ही साथ समृद्धि की कामना की। मंत्री जोशी ने तीर्थ यात्रियों से यात्रा व्यवस्थाओं और सुविधाओं का फीडबैक लिया और BKTC द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य कर यात्रियों के सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए निरंतर प्रयासरत है। मंत्री ने रावल एवं तीर्थ पुरोहितों के साथ भेंट की। हक और हकूकदारियों से संवाद किया गया और स्थानीय दुकानदारों से सुझाव भी लिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बद्रीनाथ धाम की आध्यात्मिक गरिमा और क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर निर्मला जोशी, उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, रावल अमरनाथ नंबूदरी और CEO बद्री केदार विजय थपलियाल सहित कई लोग मौजूद रहे। बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और BKTC द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पर की गई बहुत अच्छी है। सभी बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से मैंने बात की, उनका भी ये कहना है कि हम देश में हर जगह जाते हैं
यहाँ के बीकेटीसी के कर्मचारियों का, यहाँ मंदिर के पुजारियों का, सभी का व्यवहार इतना अच्छा है कि हम उसको कह नहीं सकते। ये उनके शब्द थे। और क्योंकि अभी मास्टर प्लान के तहत इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, कई व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, उसके बावजूद भी आने वाले यात्रियों को सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। अक्सर देखने में आता है जब यात्री कहीं जाते हैं, विशेषकर जो हमारी महिला तीर्थयात्री, उनको टॉयलेट सुविधा की उनकी व्यवस्था इन लोगों ने की है। और दर्शन के समय मैं कई बड़े बड़े मंदिरों में गया हूँ। तीर्थयात्रियों के साथ जो एक धक्का मुक्की होती है कि जब जल्दी करिए, और वो दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ पर तीर्थयात्री बड़े धैर्य के साथ दर्शन करते हैं और संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। मैं इसके लिए यहाँ के सीओ का, यहाँ के रावल जी का, यहाँ के मुख्य पुजारी जी का, यहाँ के सारे स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है आप उसको निभा रहे हैं। और यहाँ से जब तीर्थयात्री जाते हैं तो पूरे देश में संदेश लेकर जाते हैं, और मैंने देखा कि एक अच्छा संदेश लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मैं इसके लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वहीं प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी चमोली स्थित देश के प्रथम गांव बाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात कर उनके साहस और सेवा भाव की सराहना की। मंत्री जोशी ने माना बाजार का भ्रमण कर स्थानीय लोगों, दुकानदारों और तीर्थयात्रियों से बातचीत की तथा यात्रा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीद कर डिजिटल भुगतान के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। मंत्री जोशी ने कहा कि माना की संस्कृति और देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत संबंध में सोशल मीडिया पर फैलाए गए असत्य और भ्रामक संदेश ने पूरे प्रदेश में अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। फेसबुक पर वायरल हुआ वो पोस्ट आपको बता दें कि फर्जी था और मंत्री के परिवार और रिश्तेदार और समर्थकों को लगातार कॉल आ रहे थे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ा। मामले में मनोज पट्टावाल द्वारा पुलिस में तहरीर दी गई। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी राजेंद्र सिंह के खिलाफ पौड़ी कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। ये कदम मंत्री की प्रतिष्ठा और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आज नरेंद्र नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क में दर्ज केस डायरी का अवलोकन किया और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही बाल मिश्र थाना कक्ष और महिला हेल्पलाइन काउंसलिंग कक्ष में भी निरीक्षण किया गया। कुसुम कंडवाल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता से सुने और हर पीड़ित को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने परिवारों की काउंसलिंग पर भी जोर देते हुए ये कहा कि परिवारों की टूटन और अनावश्यक विवाद रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और स्कूल कॉलेजों के छात्रों को सोशल मीडिया और एआई के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क की स्थिति को संतोषजनक भी पाया गया। सर्दियों के मौसम में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ठंडी और शुष्क हवा में वायरस है और बैक्टीरिया अधिक सक्रिय हो जाते हैं। खांसने छींकने से फैलने वाले रोगाणु बंद कमरे में तेजी से फैलते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम, फ्लू, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी श्वसन बीमारियां के मामले बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। ठंड के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है, जिससे संक्रमण का जोखिम और ज्यादा हो जाता है। वहीं जोड़ों का दर्द, त्वचा और रूखापन, टॉन्सिल की समस्याएं, हाइपोथर्मिया और शीतदंश में भी आम हो जाते हैं। और इस बीच कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग इन मौसमी बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए सर्दियों की अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है।
इस बीच आपको बता दें कि कॉमन कोल्ड के लक्षण क्या कुछ है, क्योंकि सर्दियां हैं और अगर गले में आपको खराश हो रही है तो ये समझिए कि आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, जिसके चलते आपको मेडिकल जो एडवाइस है वो ज़रूर लेनी है। नाक से पानी बहना, जो लगातार नाक से पानी बह रहा है, तो आप ये समझिए कि वायरस बैक्टीरिया जो है वो हो सकता है आपकी बॉडी में घुसा हो और उसके चलते आपकी सेहत खराब हो। बार बार छींक आना, ये भी कॉमन कोल्ड के लक्षण है और इस बीच मेडिकल एडवाइजरी लेना बहुत ज़रूरी है। हल्का बुखार रहना और साथ ही साथ शरीर में दर्द होना, ये भी कॉमन कोल्ड का लक्षण है, जिसको लेकर इत्तला किया गया है कि अगर इस तरीके के कोई लक्षण दिखते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें। और सिर दर्द भी जो है वो कॉमन कोल्ड का लक्षण है। जब मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है प्रिकॉशन लेने का। क्योंकि ये टाइम होता है फ्लावरिंग का भी होता है, फूल लगते हैं जिनकी वजह से पोलन निकलते हैं, जो कि एक मेजर सोर्स होता है एलर्जी का। और खासकर से देहरादून में जो एक वैली फॉर्म में है, तो यहाँ डस्ट पार्टिकल और पोलन पार्टिकल्स सेडिमेंट होके नीचे इकट्ठा होते हैं, तो एलर्जी की रिएक्शन दून वैली में बहुत कॉमन है। तो इस सीजन में खासकर से बुजुर्ग लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक सलाह है कि ठंड से बचाव करें अपना, एकदम से एक्सपोज ना करें, प्रॉपर गर्म कपड़े पहने, तथा जहाँ पे उन्हें एलर्जी का शक होता है, क्योंकि हर आदमी को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, तो वो अपना चेहरा या मुंह ढके, धूल से बचें। और अगर फिर भी कोई बुखार वगैरह की शिकायत होती है तो कृपया करके अस्पताल में आके दिखाएं। देहरादून में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। सरकार द्वारा एस्मा लागू करने को और नो वर्क नो पे व्यवस्था शुरू करने के बावजूद कर्मचारी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप आदेश की कॉपी जला दी है। उपनल महासंघ अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद समान काम समान वेतन और नियमितीकरण न मिलना सरकार की विफलता बताता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि संघर्ष के दौरान 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और यदि दमनकारी नीतियों पर सरकार अड़ी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष हम लोग 10 तारीख से यहाँ पर बैठे, आज हमारा 11वां दिन है। हम लोगों की मांग ये थी कि जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हमें निर्णय मिला है समान काम समान वेतन और नियमितीकरण का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सभी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। और 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी अगर कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं मिल पा रहा है, समान काम समान वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमें इस प्रकार से दिन रात रोड पर बैठ संघर्ष करना पड़ रहा है, ये कहीं न कहीं सरकार की नाकामी साबित होती है। और विगत हम 10-11 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार किसी भी प्रकार का सुध नहीं ले रही है। 2 कर्मचारी हमारे शहीद भी समझो, उनको शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई है संघर्ष करते करते। अब सरकार किस प्रकार से मन पहनाए बैठी हुई है कि भाई हमें कब करना है, क्या करना है, ये न्यायोचित मांग है, न्यायालय का भी सम्मान है, कर्मचारियों की भावनाओं की भी कदर है। और उन कर्मचारियों की जिन्होंने बहुत अल्प वेतन में जीवन का वो बहुमूल्य समय 10-15 हजार में इस प्रदेश को बनाने के लिए सहयोग किया। हमें पता था कि हमारा प्रदेश नया नया बना हुआ है, लोगों ने उसको स्वीकार किया। उपनल की जो राज्य सरकार ने व्यवस्था बनाई थी रोजगार की, उसके माध्यम से रोजगार सबको मिला है, लेकिन न्यायोचित रोजगार मिलना बहुत जरूरी है, सम्मानजनक उसे वेतन मिलना बहुत जरूरी है। और अगर सरकार की इसी प्रकार से हठधर्मता रही तो मुझे लगता है यकीनन ये युवा अगर रास्ते भटक गए तो राज्य में, प्रदेश में एक भूचाल की व्यवस्था हो जाएगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और जिस प्रकार से सरकार डराने धमकाने का लगातार प्रयास कर रही है कि एस्मा लगाओ, नो वर्क नो पे करो, कोई बात नहीं, कर्मचारी मन बना के बैठा हुआ है। जिसने अपना जीवन दे दिया हो उसकी अगर 10 दिन 20 दिन की सैलरी भी काटोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस प्रकार से दमनकारी नीतियां चलेंगी तो ये राज्य हित में ठीक नहीं है, कर्मचारी हित में ठीक नहीं है, सामाजिक हित में ठीक नहीं है। आने वाले समय में राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
कर्मचारियों की लगातार हड़तालों और आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इस बीच आदेश के तहत अब 6 महीने तक सभी कर्मचारी ना तो धरना दे सकेंगे और ना ही हड़ताल कर सकेंगे। इस बीच सचिव कार्मिक शैलेश बघोली ने औपचारिक आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे कर्मचारियों की आजीविका पर चोट और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया है। गोदियाल ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद समाधान की दिशा में नहीं बढ़ रही है और कठोर कदम उठाकर ये मान रही है कि राज्य में हालात असामान्य हैं। ये पूरी तरह से एक तो कोड़ और ऊपर से खाज, ये कहावत को चरितार्थ करता है। मैं बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहा हूं कि कृपया वो ये बताएं कि क्या प्रदेश में स्थितियां सामान्य नहीं है, क्योंकि एस्मा जैसा कदम उठाना ये इंगित करता है कि प्रदेश में सामान्य स्थितियां नहीं है और इन निर्मित असामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी को अंततोगत्वा ये अपना आखिरी हथियार उठाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात इस प्रदेश की जनता को बतानी चाहिए कि क्या ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं। हम बिल्कुल उनके इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं कि उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को, जो कि जिनका परीक्षण की माननीय हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक प्रत्येक जगह पर उन मांगों का परीक्षण हो चुका है और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से ये बात आ गई कि इनकी मांगे जायज हैं और सरकार को आदेश दिया गया है कि आप इनकी मांगों को मानिए। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बावजूद सरकार ने उस दिशा में न जाकर ये एस्मा लगाना और ऊपर से नो वर्क नो पे, क्योंकि सरकार ये जानती है कि ये कमजोर लोग हैं, ये महीने भर जब काम करते हैं तब जाके इनको जो है बड़ी मुश्किल से इनका चूल्हा जलता है। तो उनका दबाव बनाने के लिए उनके चूल्हे पर जो वार किया सरकार ने, उनके बच्चों के पेट पर जो सरकार ने वार किया, ये बहुत लोकतंत्र में अस्वीकार्य है और ये तभी हो सकता है कि जब परिस्थितियां बहुत ही असामान्य हो जाएं। तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि परिस्थितियां अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों ने श्रेणी के 3 के खारिज पट्टों पर मालिकाना हक की मांग को लेकर भगवानपुर तहसील में धरना दिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस विधायक ममता राकेश और अन्य नेताओं ने समर्थन किया। हरीश रावत ने भाजपा पर धर्म और जाति के नाम पर विभाजन करने का आरोप लगाते हुए महंगाई और अन्य मुद्दों पर भी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के सामने 24 घंटे का उपवास भी किया जाएगा और उनकी सरकार द्वारा जारी शासन आदेश के अनुसार श्रेणी 3 के पट्टों का अधिकार कायम रखा जाएगा। आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लड़ेंगे। हमारी लड़ाई जो है ये बहुत बड़ा अन्याय है। आप कैसे उन पट्टों को निरस्त कर सकते हैं? और फिर एक सरकार जो यहाँ की चुनी हुई सरकार थी, वो सरकार ऐसे सब लोगों को, ऐसे सब कब्जेदारों को मालिकाना हक दे करके गई है। जब तक वो कानून प्रभावी है, कैबिनेट का वो निर्णय प्रभावी है, तो आप कैबिनेट की मीटिंग बुला और विधानसभा में उसको रद्द घोषित करिए। और जब तक वो रद्द घोषित नहीं होता है तो कैसे आप उनके मालिकाना हक को छीन सकते हैं जो एक सरकार ने दिया है? तो करके लोगों की गरीबी, लोगों की कमजोरी, लोग इतना वो नहीं होते, असंगठित हैं, दूर दूर बिखरे हुए हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं इस समिति को, जो ये भूमिहीन अनुसूचित जाति पट्टा धारक संघर्ष समिति है, मैं इसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने ये असंगठित दूर दूर छिपके हुए गरीबों को एकत्र करने का काम किया है और हमारा फैसला है कि हम सब जगह पहले ये लड़ेंगे और जब इनके सब मुकाम पूरे हो जाएंगे फिर हम ममता राकेश के नेतृत्व में देहरादून में लड़ेंगे। गरीबों की जमीन को मालिकाना हक देने का काम उस कैबिनेट ने किया है जिस कैबिनेट का मैं मुख्यमंत्री था। तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यदि कोई सबसे बड़ा लैंड जिहादी है तो ये हरीश रावत है, मुझे गिरफ्तार करो। सुखपाल जी को इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने गरीब मजदूरों के वो पट्टे जो हरीश रावत जी ने इनको मालिकाना हक के तौर पर दिए थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको छीन रही है। हम इस अन्याय के खिलाफ
अर्जुन भाई और सुखपाल जी के साथ, हरीश रावत जी के साथ, वीरेंद्र रावत जी के साथ तन मन धन से खड़े, और इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम देहरादून और दिल्ली तक भी करेंगे, क्योंकि गरीबों को खाली अनुसूचित जाति के पट्टे नहीं, बल्कि पिछड़ों के भी है, अगड़ों के भी है, गरीब जनता के पट्टे हैं। हम इस बैनर पे भी हम अपना नाम लिखवाएंगे, खाली अनुसूचित के नहीं, बल्कि सर्व समाज के जो पट्टे कांग्रेस ने दिए। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी वर्षों से आपसी मतभेदों में उलझी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि हरीश रावत, हरक सिंह रावत, करण महरा और गणेश गोदियाल जैसे वरिष्ठ नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर लगातार असहमति बनी रहती है, जिसका सीधा असर संगठन की मजबूती पर पड़ा है। नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करते ही मंच से विश्व पुरुष जैसे शब्दों का इस्तेमाल परिहार के अनुसार कांग्रेस की गहरी फूट को उजागर करता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही इस उत्तराखंड में इतिहास रहा है कि वो एक दूसरे के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे वो करण मेहरा जी हो, चाहे वो गणेश गोदियाल जी। इन्होंने कभी भी एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया है। वर्चस्व की बड़ी भारी लड़ाई कांग्रेस में आ चुकी है, और इस कारण से वो आपसी जो उनकी गुटबाजी है, जो आपसी उनका मतभेद है, मनभेद है, उसके कारण से वो इस उत्तराखंड के जनमानस से दूर होते जा रहे हैं। अनेक चुनाव के परिणाम में हमने कांग्रेस को देखा कि जनता ने उनको नकार दिया था, और अभी भी जब 2 दिन उनके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पदभार ग्रहण हुआ है, तो उसी मंच से हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस के अंतर्गत अनेक विस्पुरुष यहाँ पर हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, और हरीश रावत जी अपने पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें उनको विस्पुरुष नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूलभूत भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत देहरादून के यूनियन बैंक राजपुर रोड शाखा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग दिल्ली के निदेशक ने सहभाग किया है। अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसके तहत पेंशन भोगी अब मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। तो जो एक मुहिम है भारत सरकार की, राष्ट्रीय जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 2025 का, तो 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक है ये। और इस अभियान में तो एक ये होता है कि पेंशनर्स को, पेंशन भोगियों को हर साल नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना पड़ता है बैंक्स में। तो उसके लिए अब ये जो सुविधा जो सरकार ने, भारत सरकार ने शुरू की है, ये फोर्थ ईयर है ये, 4 साल से, कि जिसमें पेंशनर्स डिजिटली अपना प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुगम तरीके से हो जाता है कि इसका ऐप है, जीवन प्रमाण पत्र ऐप, और जो आधार आरडी जो ऐप है, इन दोनों की मदद से जितने डिटेल्स हैं पेंशन भोगियों के, जैसे आधार नंबर हो गया, पीपीओ, कहाँ से रिटायर हुए थे, तो वो सारे डिटेल्स उसमें कैप्चर करते हैं, और फिर अपना फेस ऑथेंटिकेशन या आइरिस स्कैन जो बायोमेट्रिक है, तो फेस ऑथेंटिकेशन ऐप है जिसमें कि फेस का फोटो कैप्चर करते हैं, और उसे बहुत ही इजीली जो है वो जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हो जाता है। तो उसमें कंफर्मेशन भी तुरंत मैसेज आ जाता है। तो इसमें ऐसे कोई आशंका की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे जो है यही मैं अपील करना चाहती हूँ सारे पेंशन भोगियों से, कि वो अपना जो जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर रहे हैं वो डिजिटल माध्यम से कोशिश करें कि सबमिट करें। और वो ये बैंकों में ये सुविधा उपलब्ध है, आपके घर भी आ सकते हैं बैंक के कर्मचारी अगर आपको कोई कठिनाई हो। अगर पोस्ट ऑफिस में आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस अपने निकटतम जाके करवा सकते हैं, या पोस्टमैन आपके घर आ सकते हैं। तो बहुत सारे जो है तरीके हैं, और इसमें आप पूरे भारत में कहीं पर भी आप हो, आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो डिजिटली बना। बहुत ही आसान है,
आप अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कीजिए। जीवन प्रमाण पत्र ऐप है और उसमें आप अपने डिटेल्स दे दीजिए, पीपीओ नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, बैंक का नंबर दीजिए, नाम और आपके रेजिडेंशियल डिटेल्स वगैरह भी मांगते हैं, वो भी दीजिए और भेज दीजिए। आप जहाँ भी आपको मिलता है पैसे पेंशन, ट्रेजरी से मिलता है, जैसे मेरा ट्रेजरी से आता है तो ट्रेजरी को भेजिए, और ईपीएफ से आता है तो ईपीएफ को वालों को भेजिए, और बड़े आसान आराम से आपको ये हो जाता है। और मजे की बात ये है, इतना ही, नमस्कार।